जय महाकाल. Hello toppers, how's you doing this motivational dose and welcome back to another video of the series कम में बम. Okay, so कम में बम सीरीज में अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रहा हूँ क्लास 10th ICSE को. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 और उसमें एक 4 शॉर्ट वीडियो पहली बार बन रहा है. वैसे तो मैं 1 शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ बट ये फॉर द फर्स्ट टाइम में 4 शॉर्ट वीडियो बन रही है. तो 4 वीडियो में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर वो कंप्लीट हो रहा है. 3 हो चुके हैं, चौथा बन रहा है. ठीक है, एंड चौथा है आपका केमिकल रिएक्शंस. ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बच्चों को थोड़ा सा यार कंफ्यूजिंग डिस्टर्बिंग लगता है कि यार ये याद करना या समझने में दिक्कत आती है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोग को एकदम प्रेसाइज तरीके से बताने वाला हूँ हर एक चीज़ की रिएक्शन कैसे होती है. एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोगों के कोर्स में केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दे रखा है. रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मान लो आपको पता है रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट बनता है. अब ऐसा थोड़ी है कि रिएक्टेंट तुरंत का तुरंत प्रोडक्ट बन गया. भाई देयर कैन बी चेन ऑफ रिएक्शंस. तो वो उसके बाद क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना और फाइनली क्या बना, तो वो सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म. तो वो अपने को नहीं करना है. अपन डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे रिएक्शन, कैसे रिएक्टेंट से कैसे प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको याद करने के लिए हम ट्रिक्स देखेंगे ताकि आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ याद रह पाए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू. मैंने पहले ही पूरा बना दिया है. अब बात करते हैं कि सर इसमें डिस्कस क्या करना है. देखो आप लोगों का सिलेबस अभी रिड्यूस हुआ है 2021 जो एग्जाम दे रहे हैं. इसमें वैसे 5 पार्ट होते थे. अल्कोहल कार्बोक्सिलिक हट गया, अपने को करना है सिर्फ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन. अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की क्या क्या स्टडी करनी है देख लो. अल्केन तीनों में सबसे पहले देखेंगे उसका जनरल फॉर्मूला, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन. फिर हम देखेंगे सोर्स मतलब कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो पर्टिकुलर कंपाउंड्स, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तीसरा हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर, बट नॉमेनक्लेचर तो मैंने 3rd वीडियो में अच्छे से करवा दिया है तो वो देखने की जरूरत नहीं है. 4th में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मतलब कि वो पर्टिकुलर अल्केन्स या अल्कीन्स या अल्काइंस कैसे बनते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे. 5वां जो आएगा, जो अभी इसमें बोर्ड में नहीं दिख रहा, इसके बाद मिटाने के बाद आएगा, वो आएगा केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस मतलब कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या बनाएंगे. समझ पा रहे हो मेरी बात को, वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो वो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे. ठीक है, अल्केन्स अगर हम जैसे अभी सबसे पहले अल्केन पढ़ेंगे तो अल्केन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वो गए उसकी केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, और 6वां हमारा रहेगा यूजेस. ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे. और एक और है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. 7 चीज़ें जो हमको हर तीनों के लिए पढ़नी है, अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए, अल्काइन के लिए. सो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं भाई. सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अल्केन्स. कंपैरेटिवली आसान है. अब अल्केन तो आप लोगों को पता ही है जनरल फार्मूला क्या होता है. इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है, मतलब कि CH4, C2H6, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लासेस में. ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अल्केन्स का एक और नाम होता है दैट इज पैराफिन्स. इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं. पैराफिन का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है लिटिल, कम. अफीन का मतलब होता है भाई प्यार, मोहब्बत, इश्क. समझ रहे हो, तो कहने का मतलब जिनको कम प्यार होता है, ठीक है, जिनको कम अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो अपने आप में सख्त रहते हैं, कहने का मतलब इनर्ट रहते हैं. समझ रहे हो, तो यहाँ पे इसका मतलब कि दे आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट, यानी कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते इतने आसानी से. इनको रिएक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इनको बहुत हीट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, रिएजेंट, दुनिया भर की चीज़ें डालनी पड़ती है इसमें. ठीक है, तब जाके ये रिएक्ट करके कुछ रिएक्शन करते हैं और कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं. इसलिए इनको पैराफिन्स बोलते हैं भाई. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब बात करते तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन बस. अब दूसरा क्या है अपना सोर्स. अब सोर्स मतलब कि कहाँ पाए जाते हैं. अब भाई मीथेन देख लो. अब मीथेन कहाँ मिलता है, दलदल में मिलता है, मार्शी लैंड्स में मिलता है, जहाँ मतलब थोड़ा सा कुछ डेड डिकेइंग मटेरियल जहाँ पे डिपॉजिट हुए होंगे वहीं से गैस वैस बन के निकलती है. ठीक है, तो ये देखो सोर्स क्या है, मार्शी लैंड. ठीक है, आपका एयर कोल माइंस. ठीक है, कोल माइंस में भी अवेलेबल, वहाँ से अपने को मिलता है, एक्सट्रैक्ट होता है. दीज आर गैसेस. मीथेन इज अ गैस, इथेन इज अ गैस. ओके, अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन. ठीक है, इसके बीच में एक आएगा नॉमेनक्लेचर. तो भाई साहब नॉमेनक्लेचर तो यार पढ़ा दिया हूँ उसको, अब मैं यहाँ पे वापस से करवाने का तो मेरा कोई मन नहीं है.
ठीक है। बाकी किसी को का अगर मन है जानने के लिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फोर्थ देख लो, फोर्थ आ गया अपना, दैट इज़ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब हो गया कि भाई कैसे बनता है, ठीक है। तो मैंने देखो कुछ मेथड लिख दिए हैं जितने आपके सिलेबस में दिए हैं, एक एक करके समझते हैं। अब देखो मेथड ना दो टाइप के होते हैं, प्रिपरेशन के दो मेथड मिलते हैं। एक मिलता है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब कि जो आप लोग जैसे स्कूल में लैब वैब होते हैं, वहाँ जाके जो आप लोग प्रिपेयर करते हो ना, वो होता है लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। एक होता है जनरल मेथड, जनरल यानी कि फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री का मतलब जैसे अपने को बल्क में अगर मान लो उसको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए फिर हम लोग जनरल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लेबोरेटरी वाला देख लेते हैं। तो लेबोरेटरी में जो हम लोग को एक मेथड दे रखा है, वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं यार, सारे तो हम लोग को पढ़ने नहीं है, लिमिटेड पढ़ने हैं। जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे उसको याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में नेम रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला है दैट इज लेबोरेटरी मेथड में है, ये दे रखा है भाई। अब इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। ये होता है आपके रिएक्टेंट्स, ये एरो होता है आपका, एरो एरो मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है, ठीक है। और ये होते हैं आपके प्रोडक्ट्स, ये तो भाई आप लोग जानते हो, ठीक। अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, इनके नाम जान जाओ। CH3COONA फेमस है यार ये थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको याद रखना, Na का मतलब हो गया सोडियम, CH3COO का मतलब हो गया एसिटेट, तो ये बन गया सोडियम एसिटेट, सिंपल सी बात है। NaOH तो यार बहुत फेमस है, बहुत आप लोग इसका नाम सुने ही हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं, ध्यान रखना। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा का मतलब समझ रहे हो? डेल्टा का मतलब हो गया हीट, मतलब कि इसको गर्म करेंगे, आग जलाएंगे, समझ गए? आग तो क्या जलाएंगे, मतलब गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ही रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड टूटेगा फिर उसके बाद। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, देखो बॉन्ड कैसे टूटेगा वो ध्यान रखना। ये टूटेगा एक सेकेंड, COO ये टन टन, देखो एकदम ये। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसे ही टूटता है क्या? मैं बोलूँगा भाई ऐसे नहीं टूटता, इसकी बहुत बड़ी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, 5-6 स्टेप में होता है काम। ये तो अपन समझने के लिए मैं बॉक्स बना दिया कि फाइनल मतलब ये ऐसे टूट, ये चीज़ अलग बनेगी और ये H आपका इससे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा मीथेन, विच इज अल्केन, बन गया ना अल्केन, ठीक है। और ये NaNA, ये हो गया Na2, है ना। सोडियम है ना, सोडियम कार्बोनेट है ये, ठीक है। तो Na और COO, एक O यहाँ पे, तो CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट आपका फर्दर आपका इसमें से, और इसको हीट करोगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो निकल जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये जो रिएक्शन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका मतलब समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड में दे रखा है आपका। एक सेकंड बता देता हूं मैं आप लोग को। तो ये है आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। कैसे? एक सेकंड रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, हो रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्यों कहते हैं, इसको समझ लो भाई, क्योंकि ये कई जगह आपका लेबोरेटरी में बहुत यही मेथड जनरली यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो थोड़ा सा अरेंजमेंट सेटअप बैठाते हैं। ये है भाई साहब आपका टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और इधर से आएगी एक पाइप निकल के, और इसको घुसा देंगे कहाँ? नीचे में। कहाँ? ये देखो, ये आपका रहता है कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट। थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूं यार। इधर भर देते हैं आपका वाटर, ठीक है, ये होता है आपका वाटर, और पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। और यहां पे आपकी जो है वो गैसेस आके जमा हो जाएंगी। कौन सी गैस? मीथेन। इसको फिर बाद में कलेक्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हाँ,
मतलब ये गैस ड्रॉपलेट्स बन के आएंगे। समझ जाओ, एक बार बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका होता है CH3COONA, ये होता है, ठीक है, प्लस NaOH, इसको यहीं पे लेते हैं। CaO भी होता है भाई, CO और NaOH का मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, जलाते हैं इसको, ठीक है, हीट करते हैं, हीट, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं ना तो ये रिएक्शन बनती है। रिएक्शन बनने से कैल्शियम, ये सोडियम कार्बोनेट, ये यहीं पर रहता है। और ये जो गैस है, ये गैस भाई साहब इधर से होती इधर आती, इधर होती इधर आती, इधर आती है। अब क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। कहने का मतलब कि यहाँ से आपका जो गैस है, डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया कि हमने आपको जो मतलब ये जो हमने वेसल लिया, इसको उल्टा लिया, इन्वर्टेड लिया है, तो यहाँ पे आपका जो गैस है वो अपवर्ड की तरफ जा रही है, उसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो वाटर है वो नीचे में है, तो नीचे मतलब कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। डाउनवर्ड का मतलब कि एक तो ये इन्वर्टेड रहता है, और वाटर के थ्रू जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, पास करवाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा कराने की क्या जरूरत, भाई यहाँ पानी लेने की क्या जरूरत थी, पानी को छोड़ देते, डायरेक्ट गैस इकट्ठा करते तो कोई लफड़ा ही नहीं था। देखो, वाटर लेने का रीजन ये है कि इन केस अगर गैस के साथ कभी वाटर मॉलिक्यूल भी अगर चला जाता है, या कुछ और कंपोनेंट्स में मिथेन के साथ कोई और भी जा रहा है, तो वो वाटर में स्टिक रह जाएगा, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे अपने को प्योर मीथेन हमको क्या रहेगा, अवेलेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो प्योर मीथेन गैस आपकी यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो गैस होती है वो हमेशा ऊपर जाती है। इज इट क्लियर? लाइटर होती है ना गैस, इसलिए तो ऊपर जा रही है। सो ये एक रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी मेथड को प्लीज अच्छे से देखना, क्योंकि इसका डायरेक्ट आ जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो वहां पे आपको रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, सेटअप भी बैठाना पड़ेगा, और लिख के भी दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका लेबोरेटरी मेथड, अच्छे से ध्यान देना। क्लियर? अब चलो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज जनरल मेथड। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब मैं सेकंड मेथड करा रहा हूँ, दैट इज जनरल मेथड। सो जनरल मेथड में क्या होता है कि अगर अपने को बल्क में मान लो प्रोडक्शन करना है, ठीक है, लेबोरेटरी में हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पाते, बल्क में करना है तो फिर हम लोग जनरल मेथड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो अल्केन्स में की जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले, वो करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 वेरिएंट में आपके बुक में दे रखा है, 3 टाइप की रिएक्शंस दे रखी है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज ये कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। ये 3 रिएक्टेंट्स हैं, ये 3 काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और ये आपके एरो मतलब कि सेपरेट कर रहा है, इनके ऊपर में कुछ लिखा है, नीचे कुछ लिखा है, हर एक चीज अच्छे से समझना, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो भाई, सबसे पहले पहला रिएक्शन देखते हैं, CH3I। अगर आप इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर करोगे तो बनेगा आयोडो, ये आपका प्रीफिक्स लगेगा आयोडो मीथेन। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका होता है लिखने का कि भाई इसको, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है ना, CH3 कैन आल्सो बी ए सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये बन जाएगा मिथाइल, ठीक है, और I का हो जाएगा आयोडीन, इसलिए बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या हो गया, मिथाइल आयोडीन। इज इट क्लियर? सो मिथाइल आयोडीन यूज कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा बता सकते हो? ये हो जाएगा आपका 2 है यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मिथाइल, ये तो वही है यार, आयोडीन। इज इट क्लियर? बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है 2 स्क्वायर ब्रैकेट में H। वैसे H जो है, जो हाइड्रोजन है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में, बट यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है ये एक सिंगल आइसोलेटेड है। तो सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। जो सिंगल एटम हाइड्रोजन बोलता है, इसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, सो हर जगह आप लोगों को नेसेंट हाइड्रोजन, और यहाँ पे सोडियम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार ये क्या चीज है, इसको समझ लो। ये है जिंक कॉपर कपल। जिंक कॉपर कपल का मतलब है कि जिंक और कॉपर का एक काइंड ऑफ एलॉय है, ठीक है, एलॉय है इसलिए, और 2 का एलॉय है इसलिए तो कपल बोल रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल मतलब कि अल्कोहल के प्रेजेंस में जो सबस्ट्रेट जो होता है, जो मेन हम इनको डाल रहे हैं, इसको हम किस में रिएक्शन करवा रहे हैं, इन दोनों का मिलन किस में करवा रहे हैं, अल्कोहल के अंदर डाल रहे हैं। तो नशे में आएंगे भाई, मिलेंगे लोग, और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एक तरह की
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि सब्स्टिट्यूट करना, कहने का मतलब जैसे अपन कोई गेम खेलते हैं ना, जैसे अगर मान लो फुटबॉल का गेम है, उसमें 11 प्लेयर है, एक प्लेयर को कुछ होता है तो क्या करता है आपका सब्स्टिट्यूट आके उसको रिप्लेस करता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो आपका, ये मान लो ये आपका मिथाइल आयोडाइड, तो आयोडीन क्या हो जाएगा, हट जाएगा और एक इसका हाइड्रोजन आके यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा और एक भाई साहब इसके साथ जुड़ जाएगा, एक आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिथाइल के साथ जुड़ जाएगा। तो मिथाइल के साथ जुड़ेगा तो बनेगा मीथेन और आयोडीन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। सो इससे तो हमको कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। तो यहाँ पे आपका मीथेन का प्रोडक्शन हो गया, बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ से भाई साहब ये दोनों झूमेंगे अल्कोहल में, जैसे इनको डालेंगे तो ये झूमेंगे, ये क्या करेगा कपल आपका, ये इनको भाई साहब तोड़ेगा। तोड़ने के बाद ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन भाई साहब एकदम रेडी है अटैक के लिए। एक भाई साहब इसके साथ जोड़ी बैठा लेगा, एक बोलेगा चल यार एक मैं तेरे साथ हो जाता हूँ, तू ही बेचारा देवदास बन गया है ना। तो इस तरीके से ये बन जाएगा C2H6 और एक हाइड्रोजन Br के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया HBr। ठीक है, तो ये बन गया आपका इथेन। ठीक, अब तीसरा मजेदार है ना, इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हम मिथाइल आयोडाइड के दो ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ऐसा है CH3I और एक है आपका CH3I। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम के दो सोडियम है। ठीक है, और इस बार हम लोग करवा रहे हैं इसको किसमें, रिएक्शन को ईथर क्या यार, ईथर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, इधर आपका अल्काइल ग्रुप है, इधर बीच में ऑक्सीजन होता है और इधर आपका अल्काइल ग्रुप है, इस तरीके से। अब देख रहा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई ये झूमने के बाद में ये ऐसे टूटेगा, ये इधर टूटेगा। ठीक है, एक सोडियम इसके साथ जोड़ी बैठाएगा, एक इसके साथ बैठाएगा, ये दोनों बेचारे अलग अलग हो गए, ये बोलेंगे चल भैया अपन आपसी में बैठा लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH3। सो दिस इज द प्रोसेस जिसमें आप मिथाइल से क्या बना सकते हो, इथेन बना सकते हो। ठीक है, तो दो लिए तो दोनों जुड़ गए। ठीक है, एक मिथाइल इसका एक मिथाइल इसका, दोनों भाई सब आपसी में सेटिंग बैठाए। ठीक है, C2H6 बन गया, आयोडीन में एक सोडियम मिलकर Na बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम जरूर याद रखना, जो नेम रिएक्शंस होती है यही नेम रिएक्शन है। ये वुड्स ने की थी तो उसके नाम पे, उसके ऑनर में वुड्स रिएक्शन बन गई। ठीक है, सो ये चीज हो गया आपका प्रिपरेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि इसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि आपका मीथेन इथेन जो अल्केन्स हैं वो किस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। अब जल्दी से केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ठीक, बहुत बड़ा यार, मतलब स्टार्ट करते हैं ना। ओके, so now students, very important, we'll going to discuss about chemical properties of alkanes। ठीक है, अब देखो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये कि हम देखेंगे कि यार अल्केन्स कैसे कैसे रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है। अच्छे से ध्यान देना। ओके, सो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, अब ये भी बताया मैंने, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि भैया कोई आएगा और मेरे से कुछ चीज हटा के सब मेरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, अभी देखना अच्छे से समझाता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो पहला दे रखा है आपका मीथेन का। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। देखो मीथेन में कैसे होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपका पेपर में 101% आ सकता है भाई, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, देखो ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन का एग्जाम्पल मतलब मीथेन और इथेन का ही दे रखा है और ज़्यादा लंबा चौड़ा दे नहीं रखा है यहाँ पे। मीथेन है भाई, देख लो, ये आपका क्लोरीन है, Cl2 गैस। ओके, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट रिएक्शन है, सनलाइट बोल दो या यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट बोल दो, या फिर थोड़ा बहुत हीट करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसमें होता क्या है पता है, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअल में होती कैसे रिएक्शन। देखो मीथेन होता है आपका, यहाँ पे देखना है अच्छे से, ये इट्स अ चेन रिएक्शन। ओके, ये आपका मीथेन है और ये है आपका क्लोरीन। अब टूटता कैसे है, ये जब टूटता है ना तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाता है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। जब अपना एटम, कोई भी एटम जब टूटने के बाद अपना ही एक इलेक्ट्रॉन उठाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। नाउ दिस आर फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, जब ये टूटेगा मान लो तो हाइड्रोजन अपना एक फ्री रेडिकल उठाएगा, कार्बन अपना एक फ्री रेडिकल उठाएगा।
अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ ये एक फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देंगे। तो इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लोरीन को। तो ये दोनों अपना मिलके एक क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और जो हाइड्रोजन था यहाँ पे, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके एक बॉन्ड बना देंगे। बहुत ही सिंपल है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो आप देख सकते हो कि ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3Cl और ये बन गया आपका HCl। बहुत सिंपल है। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? इसने इसको सब्स्टिट्यूट किया और ये वाला फिर इसके साथ एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल गया। ठीक है, नाउ दिस इज अ चेन रिएक्शन। अब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सिस में क्लोरीन लियो तो ये जो बना है आपका प्रोडक्ट, ये अब एज ए रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। ये फिर 2 क्लोरीन के साथ करेगा तो एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे एक क्लोरीन और आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2Cl2 और एक HCl और बन गया, तो एक HCl और बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये चेन रिएक्शन है, ये वापस से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ये बनेगा CaCl3। अब ये एक बार और चेन रिएक्शन करोगे तो ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ये मिल जाएगा आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। दिस इज अ वेरी फेमस, काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको अच्छे से ध्यान रखना। दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट रे और सनलाइट। इज इट क्लियर? यही सेम चीज़ आप इथेन के लिए भी आपके बुक में दे रखा है। उसमें भी क्या होगा, इथेन में क्या होता है आपका, देख लो एक बार। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी क्या होगा, 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लोगे ना, एक एक करके। पहले में ये हटेगा, यहाँ क्लोरीन आएगा, दूसरे में इधर हट जाएगा, तीसरे में इधर हट जाएगा, मतलब फिर इधर हट जाएगा, फिर इधर, ऐसे करके क्या बन जाएगा, C2Cl6 बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है और ये याद रखना क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देख लो भाई, यहाँ पे ये है मीथेन। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी आप लोगों को, तो अच्छे से ध्यान देना। ये आपके 2 तरीके से होते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपने ऑक्सीजन गैस दे रखा है, और एक होता है लिमिटेड दे रखा है। तो दोनों का मैं बता रहा हूँ। तो पहले ये देखो मीथेन है। मीथेन को अगर आप बहुत एक्सेस में ऑक्सीजन दोगे तो ये ऑक्सीजन ऑब्वियस ही बात है कार्बन से जाके जुड़ेगा, यानी कि दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये बनेगा CO2 बन गया। अब देखो बैलेंस करते हैं, एक कार्बन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गए, बचे 2। वो 2 और 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनेंगे, देखो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन और 2 1 जा 2, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन। तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और साथ में दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जिसमें हीट इवॉल्व होता है। ये देखो हीट इवॉल्व भी हो रहा है, समझ गए? तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई चीज़ जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो हीट इवॉल्व करेगी ही नहीं करेगी। ये भी सिमिलरली वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो दैट मीन्स जब आप एक चीज ध्यान रखना, ये पेपर में इस तरीके से आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन में दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन यही रिएक्शन जब आप लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी भाई। और कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक होती है, आप लोगों को पता ही है। जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ, इसी का एक रिएक्शन और बता रहा हूँ। जैसे अगर ये सेम रिएक्शन CH4, इसका क्वेश्चन बन सकता है भाई कि एक्सेस में कराने से क्या बनता है, लिमिटेड में कराने से क्या बनता है। जैसे कि मान लो एक दे रखा है आपका ऑक्सीजन, ये थ्राइस में है, ये लिमिटेड है भाई, कम ऑक्सीजन दी है आपने मान लो रिएक्शन कराने के लिए, तो ये यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता ही है, उसकी हीमोग्लोबिन से जो बॉन्डिंग की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके जो अब पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, हीमोग्लोबिन हमारे RBC सेल्स होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसमें Fe जो रहता है, Fe का उसमें ऑक्सीजन, वो क्या हीमोग्लोबिन क्या करता है आपका, ऑक्सीजन अटैच करके हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब मान लो अगर ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, तो अगर हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड आगे चिपक जाएगा तो ऑक्सीजन फिर कैरी नहीं हो पाएगा और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो फिर सेल बनने लग जाएंगे। सो ये इसलिए ये डेंजरस होती है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, भूत भी आ जाते हैं भाई बीच बीच में, भूत बच्चे। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। तो अब बात करते हैं, है ना। सो नाउ द नेक्स्ट इज एक रिएक्शन इथेन का देख लेते हैं।
एक्सेस में और एक लिमिटेड का बता दूंगा। एक्सेस में करोगे बैलेंसिंग कर लेना यार, बैलेंसिंग अगेन इंपॉर्टेंट है। पहले देखो C2H6O2 लिखना, इधर CO2 बनेगा, इसमें वाटर बनेगा और हीट बनेगा, फिर बैलेंस कर लेना यार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसी को जब आप लिमिटेड में करवाओगे तो सेम रिएक्शन C2H6 प्लस लिमिटेड ऑक्सीजन में आपका 3O2 बनेगा, ठीक है। तो 3O2 या 5O2 अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, 5O2 के साथ कराते हो लिमिटेड, ठीक है, इसको याद कर लेना थोड़ा सा। तो आपका बनेगा 4CO प्लस 6H2O प्लस हीट। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही, तो ध्यान रखना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा है दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आपके मेन कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग पायरोलिसिस भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 2 मॉलिक्यूल हमने लिया है किसका, मीथेन का। तो इसको जब आप खूब गर्म करोगे ना, 1500 डिग्री सेल्सियस में जब गर्म करोगे, तो इसमें क्या होगा, देखो आपका एक बार ये बना देता हूँ मैं, मीथेन है ना, ये CH4 है, इसमें से ना हाइड्रोजन निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक। और वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वैसे ही दूसरे वाले मीथेन में से भी 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके 3 और इसके 3 मिलके क्या बना लेंगे, 3 ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो कितने हाइड्रोजन निकल गए, 3 इसके 3 इसके 6। कितने मॉलिक्यूल निकले, 3 मॉलिक्यूल निकले, और टोटल 6 हाइड्रोजन एटम निकले। तो ये 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। तो देख सकते हो आप लोग, मीथेन से क्या बन गया, इथाइन बन गया। वैसे यहाँ पे इथेन से क्या बन गया, इथीन बन गया। एक हाइड्रोजन यहाँ का गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का गया, दोनों भाई मिलकर H2 बना लिए, और इनका जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा वो मिलके एक बॉन्ड बन गया। तो ये रिएक्शन कब होती है, जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हो। इज इट क्लियर? तो ये 3 रिएक्शंस है जो आपको दे रखी थी केमिकल रिएक्शंस में अल्केन्स की, ठीक है। और एक और है जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक बनता है, उसको मैं आगे कवर अप करूंगा, क्योंकि इस साल के सिलेबस में वो हट भी गया है। सो लेट्स सी कि उसको कराना है नहीं कराना है, देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके बात। और यूजेस आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना एक बार, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, क्लोरोफॉर्म, कार्बन ब्लैक, ये सब चीज़ यूजेस आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग करेंगे दैट इज अल्कीन्स। ओके, चलो अल्कीन ध्यान देते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट दैट इज अल्कीन, ठीक है। अल्केन का हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग करेंगे अल्कीन का। अब अल्कीन में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, वही सारी सेम चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा अल्केन का, फिर उसका सोर्स देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में प्रिपरेशन के मेथड्स, बीच में नॉमेनक्लेचर आता है, तो नॉमेनक्लेचर मैंने पहले करवा दिया है, 3rd वाले वीडियो में करवा दिया मैंने, ठीक है। अब प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन में अगेन आपके 2 टाइप के आएंगे, एक लैबोरेटरी होगा और एक जनरल मेथड होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो आप लोगों को बुक से देखने की, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर मेन अपने को फिर देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिर लास्ट में यूजर्स रहते हैं, तो यूजर्स भी आप लोग अपने से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मेन हमारा फोकस रहने वाला है प्रिपरेशन पे, और सेकंड हमारा रहने वाला है केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लो। इंट्रोडक्शन में आप लोग यहाँ देख सकते हो अल्कीन्स। अल्कीन आपको पता है कि अल्कीन और अल्काइंस ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो अल्कीन में आपका क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CnH2n होता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, जैसे अल्केन को पैराफिन बोलते हैं, वैसे ही अल्कीन्स को ओलिफिन्स बोलते हैं। ओलिफिन का मतलब ऑयल, ओली का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। और फिन्स का मतलब होता है टू मेक, दैट मीन्स आपके जो अल्कीन्स होते हैं वो आपके ऑयल बनाने में काम आते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ऑयल्स बनाने में काम आते हैं, ठीक। इज इट क्लियर? सो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं, ओके। नाउ अब बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था कि अल्केन्स जो होते हैं वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, इसीलिए उनका नाम पड़ा था पैराफिन, ओके। पैराफिन मतलब कि विच आर वेरी इनर्ट टू रिएक्ट, बट अल्कीन कंपैरेटिवली टू अल्केन्स दे आर मोर रिएक्टिव। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास ना डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने से होता क्या है कि देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक बॉन्ड टूट सकता है, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी यहाँ पे इसकी जनरेट हो जाएगी और एक यहाँ पे जनरेट हो जाएगी,
ठीक है, तो उसमें फिर और कुछ ना कुछ यहाँ पे आके बॉन्ड बन के कुछ ना कुछ जुड़ सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली टू अल्केन्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि सोर्स, कि यार ये बनता कैसे है, मतलब कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो देखो सोर्स, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है पेट्रोलियम। ठीक है, इसके अधिकतर जो प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के, जब हम पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें अधिकतर प्रोडक्ट्स अल्कीन्स होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, अच्छे से करवा रहा है कि अल्कीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में देखो दो मेथड होता है, एक लेबोरेटरी जो हम लोग लैब्स में हम लोग करते हैं, और एक होता है जनरल मेथड जो हम बल्क प्रोडक्शन में यूज लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे जनरली आपके कोर्स में 3 दे रखे हैं, 3 रिएक्शन दे रखे हैं, एक लेबोरेटरी मेथड में 2 हैं, एक जनरल में 1 मेथड दे रखा है। अच्छे से समझना प्रॉपर, और स्पेशली लेबोरेटरी मेथड को ज़्यादा अच्छे से करना, क्योंकि वो एज ए ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक्सप्लेन विद डायग्राम एंड ऑल दिस थिंग, उस तरीके से आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो लेबोरेटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल, है ना। ये तो मैंने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर कराई दे रखा है, देखो मीथेन इथेन 2 हो गए कार्बन और एक OH ग्रुप है, तो ये इथेनॉल है, अल्कोहल है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इथेनॉल को जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब यहाँ पे रिएक्ट करेंगे एट 170 डिग्री सेल्सियस, और आप उसको एल्यूमिना के साथ कर सकते हो एट 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका यहाँ से देखो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो मैं एक शॉर्ट में बता सकता हूँ। यहाँ से आपका OH निकलेगा इस वाले कार्बन से, और दूसरे वाले कार्बन से आपका कोई भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इधर से OH और इधर से H निकल के क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, और इधर का एक बॉन्ड हटा, इधर का एक बॉन्ड हटा, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, इथीन का। इथीन, या एक और नाम अगर कॉमन नेम में ट्रिवियल सिस्टम में बोले तो इथाइलिन होता है, याद करो, ट्रिवियल सिस्टम भी करवाया था मैंने आप लोगों को, इथीन या फिर इथाइलिन। इज इट क्लियर? सो ये एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि सर इसको लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, तो उसका एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक फ्लास्क लेते हैं, बस हीटिंग प्रोसेस रहता है। फ्लास्क लेते हैं, इसमें हम लोग जैसे अल्कोहल जोड़ लिए मान लो, ठीक है, तो C2H5OH, ठीक है, इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फिर इसमें मान लो मैंने H2SO4 डाल दिया, ठीक है, और इसको मैंने बर्न किया, कितने पे, 170 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, यहाँ पे लीड है। अब यहाँ से आपका जो गैस है वो डेवलप होगी। इस गैस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस गैस में इथीन के साथ साथ में और क्या क्या हो सकता है, इसमें आपका SO4 से SO2 गैस भी निकल सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है। ठीक है, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल सकती है। तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड SO2 गैस नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि वो उससे प्योर हो जाए, इथीन में ये गैसेज अवेलेबल ना हो, इथीन को छोड़ के और कोई गैस नहीं रहनी चाहिए। तो उसको प्योर करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है इसको एक दूसरे फ्लास्क में डालेंगे। ठीक है, एक दूसरे फ्लास्क में डालेंगे जिसमें NaOH होगा। ठीक है, तो ये NaOH क्या करेगा, ये SO2 और CO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपकी जो प्योर गैस है, ठीक है, आपकी जो प्योर गैस है वो आपकी फिर यहाँ से दूसरे एंड से यहाँ से आपका इथीन जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी इसमें। और इसको प्योर करने के लिए आप इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कर सकते हैं, यानी कि इन्वर्टेड वाला जो मैंने बताया था, यहाँ पे आप यहाँ तक पूरा वाटर भर लीजिए जैसा हमने लास्ट में किया था, इससे फिर वो बबल्स बनेंगे और यहाँ पे आपका कलेक्ट हो जाएगा इथीन। ठीक है, और प्योर करने के लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मान लो NaOH मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स नहीं एब्जॉर्ब कर पाए, तो वो फिर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे क्लियर? तो 2 बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा और अल्टीमेटली आप लोग को जो है इथेन मिल जाएगा यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, सो लेबोरेटरी मेथड ये अच्छे से ध्यान करना, और ये एकदम सिमिलर है जो हमने लास्ट में किया था वैसा ही है कुछ। ठीक है, सेम यही प्रोसेस से आप एक और तरीके से कर सकते हो। इसमें आप लोग यूज करोगे, ये देखो 1 2, ठीक है, मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, ऐसा याद करो, मैं अल्कीन में भी नॉमेनक्लेचर करवाया था, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सो इथाइल ब्रोमाइड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और उसके साथ में अल्कोहल यूज कर सकते हो। ठीक है, KOH है ना,
तो KOH आप लोग यूज कर सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नॉट अल्कोहल, इट्स एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो ये हो जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसको आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब यहाँ पे अगेन रिएक्ट करवाओगे तो अगेन आपको यहाँ पे वो मिलेगा, यहाँ से आपका Br हटेगा, यहाँ से H हटेगा, तो ये बन के बनाएगा आपका सॉरी, या फिर यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक H हटेगा, एक Br हटेगा। ठीक है, तो उससे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये तो बन गया। अब ये जो Br है ये आपका K के साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा KBr, और इसका जो है ये भी टूटेगा ना, क्योंकि तो ये OH और ये H ये मिलके आपके बनाएंगे H2। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड डिफरेंस है, यहाँ पे 3 लोगों का खेल बन रहा है, यहाँ से Br टूट रहा है, यहाँ से H टूट रहा है। ये Br सबसे पहले K के साथ जुड़ गया, अब OH बेचारा खाली घूम रहा है, ये बोलेगा चल भाई H तू फ्री हो गया, मेरे साथ जुड़ जा। समझ गए? तो ये तरीका है आपका। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? सो दिस इज क्लियर। अब चलो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दैट इज जनरल मेथड। अब जनरल मेथड ये है, मतलब जो हम लोग बल्क प्रोडक्शन करते हैं, ये आपका इससे होता है, थर्मल क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्मल क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से बनता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, थर्मल क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। डिहाइड्रोजनेशन में लास्ट वाले अल्केन में करवा चुका हूँ। डिहाइड्रोजनेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, ये याद रखो, ये अल्केन का, देखो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी अल्कीन की प्रिपरेशन बन चुकी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो ये मैंने अल्केन करवाया था, अल्केन का मैंने केमिकल रिएक्शन करवाया था, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने ये करवाया था, याद करो, पायरोलिसिस में थर्ड बताया था। तो उसकी सेम रिएक्शन अल्कीन की प्रिपरेशन में काम आ रही है। तो ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए ना कई बार आपके रिएक्शंस ना आधे हो जाते हैं, आपको ज़्यादा याद नहीं करने पड़ते। एक की केमिकल रिएक्शन दूसरे की प्रिपरेशन बन जाती है, दूसरे की प्रिपरेशन तीसरे की केमिकल रिएक्शन बन जाती है, इस तरीके से। तो ये पायरोलिसिस रिएक्शन है। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी कर भी चुके हैं अल्केन का, जब मैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा था। तो इसमें आप इसको हीट करो, SiO2 Al2O3, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम, तो ये जो है आपका ये एज ए कैटलिस्ट यूज करता है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी जान लो, क्योंकि कई बार बच्चों को पता नहीं होता। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, दे आर द कंपाउंड्स विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। कहने का मतलब कैटलिस्ट डालने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मान लो कोई रिएक्शन पहले स्लो हो रही थी तो अब वो रिएक्शन फास्ट होने लग जाएगी, या अगर मान लो कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है उसको स्लो कराना है तो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो दैट मीन्स कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन का मतलब है कि जितना आप कैटलिस्ट इनिशियल में लोगे, प्रोडक्ट बनने के बाद भी आपको उतना कैटलिस्ट मिल जाएगा। तो दैट मीन्स उसका कोई यूज नहीं होता है ऐसे, बीच में भले यूज होता है, थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन आपको अल्टीमेटली लास्ट में वो मिल जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे अगेन इथीन बन जाएगा और साथ में आपका H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप लोग याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ना बुक से। और अब मैं आपको इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम मेनली इथीन के बारे में बात करेंगे। तो इथीन की देखते हैं कितने सारे वो रिएक्शन करता है, क्या क्या बनाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी से देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इसमें ना आपके कोर्स में सिर्फ एडिशन रिएक्शन दे रखे हैं। जितने भी आप देख रहे हो ये सारे के सारे आपके क्या है, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन जो होता है ये जनरली डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उन लोग ये रिएक्शन करते हैं। तो एडिशन का मतलब है कि आपका जो मेन कंपाउंड है उसमें कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा, इसलिए हम उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब चलो ये सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं ये सब आपके इथीन के दे रखे हैं। ठीक है, सब के सब इथीन के रिएक्शन दे रखे हैं, अलग अलग कंपाउंड के साथ अलग अलग कंडीशन पे जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं वो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है दैट इज कैटालिस्टिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ कैटलिस्टिक का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट का यूज ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे निकल, पैलेडियम, ये कैटलिस्ट होते हैं, इनको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, आपका इथीन है, इथीन को हाइड्रोजन के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो होगा क्या, ये भाई साहब इसके डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटने से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा मीथेन इथेन। सो दिस इज ऑल्सो प्रिपरेशन फॉर इथेन, है ना। जैसे अगर मान लो अभी हम अल्केन पढ़ रहे थे, तो अल्केन के प्रिपरेशन में आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब सेकेंड है आपका दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन बोले तो 17th ग्रुप एलिमेंट, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो हेलोजिनेशन है, वहां पे हम क्लोरीन यूज करेंगे, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, तो क्लोरीन हम यूज कर रहे हैं, ये आपका अगेन इथीन है। अब यहाँ पे आप जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हो दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद होगा अल्केन की जब मैं रिएक्शन कर रहा था, केमिकल रिएक्शन, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो मैंने आप लोग को वहां पे बताया था कि एक एक कार्बन आपका जो है वो जुड़ता जाता है ना, एक एक क्लोराइड सॉरी आपको क्या होता है, जुड़ता जाता है। इज इट क्लियर? सो फ्री रेडिकल रिएक्शन याद करो मैंने कराया था, तो वहां उस पे CCl4 मैंने बताया था कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम CCl4 यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट आपका जो है वो इनर्ट होना चाहिए। सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें हम ऐड करते हैं, जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूट यानी जिसको हम डालते हैं, जैसे अगर मान लो मैं वाटर और शुगर की बात करूं, सो वाटर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो वो सॉल्वेंट है, और शुगर जो आप जिसको आप उसमें डालते हो रिएक्शन के लिए, वो आपका क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना। तो जब ऐसा करेंगे तो अगेन इसका एक बॉन्ड टूटेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, ये आपका बन जाएगा CCl, ठीक है। इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, है ना, डाइक्लोरो मीथेन इथेन, ठीक है, मतलब डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन ऐसा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। सो ये आपका एक रिएक्शन है। अब ये सेम चीज आपका ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है। ब्रोमीन के साथ होगा तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन आ जाएगा, Br2 सॉरी, और यही आयोडीन के साथ करोगे तो यहाँ पे 2 I आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका एक रिएक्शन हो गया। ये भी काफी फेमस है, CCl4 बहुत ही फेमस होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड देख लो यहाँ पे क्या है, कैसे बन रहा है। तो हेलोजन, नाउ सी हियर, ये आपका इथेन है, ये क्या है आपका इथीन। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करते हैं तो ये HBr यहाँ से टूटता है, एक आपका डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ के ऐड हो जाता है, एक Br आपका यहाँ के ऐड हो जाता है, ये आपका रिएक्शन बनता है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। इसको हम क्या बोलेंगे, यस 1 2 दैट इज मिथाइल इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या होगा आपका इथाइल ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? अब अगली रिएक्शन देखो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, ये आपका हेलोजन एसिड है ना, दिस इज एन एसिड। जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, तो HBr में जब टूटेगा तो H+ आयन देगा, दैट्स व्हाई दिस इज एन एसिड। और ये हेलोजन का एसिड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन एसिड। Br हेलोजन है ना, ठीक है। तो अब है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका होता है H2SO4, ये हम लोग ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन ये H2SO4 कैसे टूटेगा, एक H में टूटेगा और एक आपका HSO4 में टूटेगा, H+SO4- ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पे जब ये सिंगल बॉन्ड हटेगा तो एक H यहाँ के जुड़ेगा, दूसरा HSO4 यहाँ के जुड़ेगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका इथाइल, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, सॉरी इथाइल आपका क्या हो गया, ये पूरा इथाइल हो गया। दिस इज योर इथाइल, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज सल्फेट। सो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इज इट क्लियर? याद रखना बहुत ही आसान है। तो बस अभी मैं आप लोगों को बस यही करवा रहा हूँ, एक तो मैं बहुत एकदम स्पेसिफिक बताते जा रहा हूँ और इनको याद कैसे रखेंगे उसका थोड़ा थोड़ा टेक्निक बता रहा हूँ यार, ठीक है। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपके पेपर में आ भी सकता है, दैट इज रिएक्शन विद ओजोन। सो ओजोन यानी कि O3 होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। सो जब ओजोन के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो एक ये बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन आपका ऐसे आके जुड़ता है, एक यहाँ आगे जुड़ता है, ये दोनों आपसी में जुड़ते हैं, बचा एक और, वो एक बोलता है भाई मेरे को बीच में ले लो यार ठंड बहुत है, ठीक है, तो वो बीच में आ जाता है ऐसे।
तो ये देख सकते हो, ये बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, बाकी ये दो भाई इधर साइड में जुड़ गए, ठीक है, क्योंकि ठंड का टाइम है तो इसीलिए एक जन बीच में ले लेते हैं इसको, ठीक है। सो ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अब देखो यार, अब यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बता सकता कि ये कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है, बस ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से मोटा मोटा आप लोग जाके भूलो ना, ठीक है। सो ये आपका जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलते हैं, देख लो, सुन लो, बहुत ही ये स्पेसिफिक कंपाउंड है। ये दो है, दैट इज इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन, और इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। ये मतलब ये स्ट्रक्चर को ओजोनाइड बोलते हैं। सो ये बन गया आपका इथाइलिन ओजोनाइड। याद रखना, कोई ऑप्शन नहीं है अभी, क्योंकि ये वाला नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये कोर्स में ही नहीं अभी, ठीक, ये सब 12th में पढ़ोगे आप लोग। इसके बाद ये पॉलीमराइजेशन है, ये भी बहुत फेमस है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है लंबी लंबी चेन बनाना, सेम यूनिट्स की लंबी लंबी जब आप चेन बनाते हो तो वो पॉलीमर्स बन जाते हैं, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। आपके जितने भी फैब्रिक्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, जो अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें पॉलीमराइजेशन यूज किया जाता है। अब ये होता कैसे, ये होता है हमें n नंबर ऑफ इथीन लेने पड़ते हैं। जैसे मान लो मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, CH2 CH2, एक ये हो गया, दूसरा CH2 CH2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक बॉन्ड टूटेगा, इधर से एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों बॉन्ड ऐसे जुड़ जाएंगे, इधर एक बॉन्ड खुल जाएगा और एक इसका बॉन्ड खुल जाएगा। वैसे ही एक CH2 और इधर जुड़ जाएगा, एक CH2 और, ऐसे करके बहुत लंबी चेन बनाएंगे। जितने ज़्यादा आप यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोगे, उतनी यहाँ पे n टाइम्स आपकी उतनी लंबी आपको चेन मिलती जाएगी। तो लंबी लंबी चेन मिलती है, सेम रिपीटिंग यूनिट्स की लंबी लंबी चेन मिलती है। इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलीमर्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और इस पर्टिकुलर का नाम है पॉली कि, और 2 यूनिट रिपीट हो रही है, इथाइलिन, तो ये हो गया पॉली इथाइलिन, और ये तो आपका इथीन थाई, ठीक है। सो ये प्रोसेस याद रखना, यहाँ पे ये कंडीशन जरूर याद रखना दैट ये रिएक्शन आपकी हाई टेम्परेचर पे होती है, हाई प्रेशर पे होती है, और कैटलिस्ट यूज करते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, ठीक है, ये सारे आपके जो है कैटलिस्ट यूज करते हैं, पेरोक्साइड्स, ठीक है। ओजोन में हम लोग यहाँ पे ईथर यूज करते हैं। ईथर मैंने आपको बताया था, दिस इज वन अल्काइल ग्रुप, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज अनदर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। सो दिस इज एन ईथर। सो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है। यूजेस आप लोग एक बार पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, 4 यूजेस, ठीक है। और इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन। तो अल्काइन की भी 2 चीज़ हम लोग को मेन डिस्कस करनी है, दैट इज प्रिपरेशन एंड अनदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज। सो अच्छे से ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला, दैट इज अल्काइंस। अब देखो अल्काइंस का क्या होता है, अल्काइन को हम लोग बोलते हैं दिस आर आल्सो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक का मतलब होता है जो चेन में होते हैं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही। अब अल्काइन होता है क्या, बेसिकली अल्काइन होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। जो अल्काइन फैमिली में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं ना, उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि अगर हम बात करें अल्काइंस की, तो अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होता है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अल्केन्स एंड अल्कीन्स, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो ये 2 बॉन्ड टूट सकते हैं और इस पर जरूर कुछ ना कुछ ऐड होके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, इसीलिए दे आर मोर रिएक्टिव। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन की सोर्स क्या होता है। तो देखो यार, सोर्स में अगर हम बात करें तो जो मेनली हमको डिस्कस करना है, ठीक है, वो है इथाइन, ठीक है, हमें इथाइन डिस्कस करना है, CH, ओके। सो इथाइन डिस्कस करना, तो इथाइन की बात करें तो इथाइन आर प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैसेस। ये नेचुरल गैसेस से प्रोड्यूस होते हैं, बाकी कैल्शियम कार्बाइड से भी बनाया जाता है। मीथेन नेचुरल गैस है, देखो मीथेन, इसकी रिएक्शन दे रखी है। सो दोनों मेथड अपन डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से हम इथाइन को बना सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो नंबर 3 में मैंने अच्छे से पूरा हर एक का नॉमेनक्लेचर अच्छे से करवा दिया है, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब मेन यहाँ पे हमको जो डिस्कस करना है वो है प्रिपरेशन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को बुक से पढ़नी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो प्रिपरेशन में अगेन 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका जनरल मेथड, ठीक है। सो लेबोरेटरी मेथड में हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज 2 ठोक दे रखा है, ठीक है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, और एक आपका दे रखा है 1,2-डाइब्रोमो इथेन,
ठीक है, नॉमेनक्लेचर इसका मैंने करवाया है भाई, ठीक है। ये 1 2 कार्बन है तो 1 पे है, 2 पे है तो 1 2 और 2 है ना तो डाई ब्रोमो, 2 है तो इथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। सो दोनों का देख लेते हैं कि कैसे प्रिपरेशन होता है। सो भाई जिसको कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला नहीं पता वो ये फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बाइड, ओके, देख लो कैसा दिखता है भाई, ओके। C2 में ये आपका देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर। दिस इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको आप लोग कोल्ड वाटर के साथ, मतलब ये एक कॉनिकल फ्लास्क में आपको लेना है, जैसे हम लोग पिछले 2 लेते थे, कॉनिकल फ्लास्क में आपको कैल्शियम कार्बाइड लेना है। उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आपको कोल्ड वाटर ऐड करना है। जब आप कोल्ड वाटर ऐड करोगे तो होगा क्या कि ये आपका यहाँ से टूटेगा, ठीक है, ये दोनों यहाँ से टूटेंगे। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए हम लोग वाटर के, H2O यहाँ से टूटे, ये एक H यहाँ जुड़ेगा, ये दूसरा H यहाँ जुड़ेगा, ये बन जाएगा आपका इथीन, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, इथाइन। और कॉमन नेम में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यस कॉमन नेम में इसको बोलते हैं एसिटिलाइन, ओके, एसिटिलाइन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इथाइन बोलेंगे इसको, और ये आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसको, लाइक बहुत ज़्यादा इन द सेंस लेबोरेटरी में आप लोग ये चीज़ करते हैं, जैसे आपके स्कूल में लेबोरेटरीज है तो वहाँ ये मेथड आपको करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है। तो कैल्शियम कार्बाइड के लिए ये रिएक्शन है यार, ठीक है, इससे आप लोग कैल्शियम कार्बाइड बना सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड लो, उसमें 3 मोल्स ऑफ कार्बन के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे एट 2000 डिग्री सेल्सियस, तो Ca यहाँ से 2 कार्बन मिलके CaCO2 बन जाएगा, और 1 ऑक्सीजन और 1 इसका कार्बन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, ओके, सो इट्स वेरी डेंजरस। सो इसका जरूर कुछ ना कुछ तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जाता है जब ये रिएक्शन होती है, तो ठीक है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये जो रिएक्शन होती है, इसका जो लेबोरेटरी सेटअप है वो सेम टू सेम जो मैंने पिछले 2 अल्केन का बताया था, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, वही होता है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वाली टेक्नोलॉजी हम लोग, जो इधर वाला पोर्शन रहता था जिसमें मैं नीचे फ्लास्क ले लेता था और इसमें एक इन्वर्टेड अपन टेस्ट ट्यूब डालते थे, ठीक है। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये हम क्यों यूज करते थे, क्योंकि जब यहाँ से गैस आती है इसके अंदर में, ठीक है, जब गैस बनती है, लाइक गैस, दिस इज अ गैस इथाइन, तो जब ये गैस आती है तो इसके साथ में और भी गैसेस आती है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो होता क्या है, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो इनऑर्गेनिक होने की वजह से SO2 और NO2 यहाँ पे रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि इथाइन जो है ये ऑर्गेनिक होने की वजह से, क्योंकि इथाइन भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इथाइन आपका ऑर्गेनिक है, तो और वाटर आपका क्या इनऑर्गेनिक है, तो इथाइन आपका एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एज अ बबल यहाँ पे ऊपर में आपका क्या हो जाता है, आके स्टोर हो जाता है। दिस इज द रीजन वाई वी यूज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर क्या है, वाटर इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, इनऑर्गेनिक को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर उसके साथ डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए जितने भी इनऑर्गेनिक गैसेस जो आएंगी साथ साथ में, उनको वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी जो ऑर्गेनिक गैस है या ऑर्गेनिक जो भी है कंपाउंड, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और रिएक्शन है ये वाली, दैट इज 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको अपन 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो 2 लेना है ना, KOH। इज इट क्लियर? सो अगेन यहाँ से टूटेगा, एक के Br के साथ जुड़ेगा, एक के Br के साथ जुड़ेगा, ये बन जाएगा 2 KBr, और आपका CH2, इसमें देखो क्या होगा, एक H2O यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ेगा, तो ये बनेगा 2H2O, यहाँ पे बचा सिर्फ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बचा सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा आपका इथाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? आई क्या बात समझ में? ये रिएक्शन समझ में आया कैसे हुआ? देख लो एक बात, KBr के साथ जुड़ के बनेगा KBr, ये K इसके साथ जुड़ के बनेगा KBr, ये आपका H2O बनेगा, और एक ये, एक इसका और एक इसका, ये 3 मिलके बनाएंगे H2O, ठीक है। तो 2 H2O हो गए, 2 KBr हो गए, और बचा क्या फिर आपका इथाइन बच गया। तो ये रिएक्शन आप लोग को ध्यान रखना, ये बॉईल करने से आपकी होगी। तो दिस इज ऑल्सो लैबोरेटरी मेथड, ठीक है, क्लियर है।
अब एक है जनरल मेथड। सो जनरल मेथड अच्छे से समझना। जनरल मेथड में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं मीथेन, ठीक है। जनरल मेथड में, जनरल मतलब कि अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है, सो मीथेन गैस से हम बना सकते हैं। मीथेन इज अगेन अ नेचुरल गैस। सो मीथेन गैस में क्या करेंगे, 1500 डिग्री सेल्सियस में हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और वो भी किस में, इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब समझते हो, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और इसमें हाई वोल्टेज यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, और जिससे क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स, एक सॉल्यूशन के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है, उससे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देख लो, यहाँ पे आपको एक तरह से दिस इज अ डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। देख सकते हो CH4 है, देखते जाना यहाँ पे, CH4, एक और CH4, एक एक हाइड्रोजन हटा, H2 बन गया, एक H2 बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा दोनों का, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। एक हाइड्रोजन हट चुका है, थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, एक एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, इन दोनों के बीच में ट्रिपल। तो ऐसे करके 3 मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन के जो है वो बन जाएंगे, और आपको यहाँ पे मिलेगा इथाइन, ओके, इथाइन या फिर एसिटिलीन। इज इट क्लियर? सो ये हो गए आपके जनरल प्रिपरेशन एंड योर लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन। इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से देखना, इजी है कंपैरेटिवली। देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, एडिशन रिएक्शन से ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो चलो एक बार केमिकल प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं जल्दी से केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शंस, इसकी मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस है वो सब अल्कीन जैसे, ठीक है, जैसे अल्कीन का किए थे ना हम लोग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो थी जस्ट पहले वाली, उसी के जैसे हैं सारी रिएक्शंस। एक बार देख लो, सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना कैसे हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, वो सब देखेंगे। सो हमारे जितने भी रिएक्शंस है उसमें हम लोग लेने वाले हैं अल्काइन, और अल्काइन में टू बी वेरी स्पेसिफिक हम लोग लेने वाले हैं इथाइन, ठीक है। हम लोग इथाइन के सारे रिएक्शंस करने वाले हैं। सो जैसा कि इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो जो सबसे ज़्यादा मेजर रिएक्शंस होती है वो होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब कि ये ट्रिपल बॉन्ड आपका टूटेगा और कार्बन में एक कुछ आके ऐड होगा, दोनों कार्बन में कुछ ना कुछ आके जुड़ जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। चलो चेक करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो है वो है कैटालिस्टिक हाइड्रोजनेशन। ये आप लोगों ने अल्कीन में भी पढ़ा था। कैटालिस्टिक मतलब कि यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए कैटालिस्टिक हो गया। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो है निकल, और जो टेम्परेचर जिस पे रिएक्शन होगी वो है 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, हमने हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा यहाँ जुड़ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हट जाएगा, तो ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, और बस एक हाइड्रोजन जुड़ गया, बस ये बन जाएगा आपका, ठीक है। सो नाउ दिस इज अल्कीन। तो यू कैन से दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्कीन। अब एक बार और हम इसको करवा सकते हैं क्योंकि स्टिल इसके पास डबल बॉन्ड है। सो एक और हाइड्रोजन हमने इसमें जुड़ाया, तो सेम विद द हेल्प ऑफ निकल एंड 300 डिग्री सेल्सियस ये आपका डबल बॉन्ड एक टूट गया, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, एक इसमें जुड़ गया, आपको मिल गया अल्केन। अल्केन बोले तो ये कौन सा वाला है, ये है आपका इथेन। दैट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, इजीली याद भी कर सकते हो, ठीक है। सो ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा रिएक्शन है दैट इज हेलोजिनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में हमने हाइड्रोजन ऐड कराया, हेलोजिनेशन में हम लोग हेलोजन ऐड कराएंगे। हेलोजन का मतलब होता है 17th ग्रुप एलिमेंट्स। सो क्लोरीन भी हो सकता है इसमें, ब्रोमीन भी हो सकता है। अब जब भी हेलोजिनेशन होता है तो हम लोग जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये अपन अल्कीन में भी पढ़े थे, याद करो। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड से होगा, ये बहुत ही सिंपल है। इससे एक बॉन्ड हट जाएगा, एक बॉन्ड हटेगा, यहाँ से ऐसे हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोराइड यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा क्लोराइड आपका यहाँ जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा ये हो गया आपका 1,2 डाइक्लोराइड इथीन। क्या हो गया, 1 और 2 पे डाइक्लोराइड, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड, 2 कार्बन है तो ईथ, और डबल बॉन्ड है तो इथीन, ठीक है। अब एक बार और आप करवा सकते हो क्योंकि अभी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड और टूट सकता है। सो एक क्लोरीन और आपने यहाँ पे ऐड करा है, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, तो आपका ये बन गया। सो अगेन ये भी रिएक्शन आपकी CCl4 के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। सो बहुत ईजी है यार, मतलब ये तो बहुत आराम से आप लोग याद भी रख सकते हो।
थर्ड है दैट इज हेलोजन एसिड। सो हेलोजन एसिड का मतलब आपका हेलोजन आ गया Br, एसिड आपका H+ आयन देते हैं, सो ये हो गया आपका HBr। सो HBr एक एग्जांपल है, HBr, HCl, ये सब आपके हेलोजन एसिड्स होते हैं, ठीक है। सो HBr के साथ कराओगे, ये भी 2 बार रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। पहला तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपको ये मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, नेमिंग भी कर सकते हो इसकी। 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है तो इथ इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है। और आपका अब ये बन गया, ठीक। अब एक बार रिएक्शन ये फिर करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ HBr। सो HBr एक बार और यहाँ पे आप लोग ऐड करवा दोगे तो एक ब्रोमीन आपका यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ जाएगा, आपको ये कंपाउंड मिलेगा। दैट्स वेरी सिंपल। सो ये सब एडिशन रिएक्शन है, इसमें आप देख रहे हो कि ऐड ही हो रहा है, ठीक है। मतलब क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूट के कुछ ना कुछ ऐड हो जा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस ऑल आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक। नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी डिफरेंट एंड इट्स यूनिक। ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था अल्कीन में, रिएक्शन विद ओजोन, O3। सो O3 जब भी आप यहाँ पे करोगे तो ओजोनाइड बनेगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे ओजोनाइड बनने वाला है, एसिटाइलिन ओजोनाइड। सो मतलब ये देख लो क्या हो जाएगा, ये डबल डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक सिंगल रहेगा यहाँ पे, एक O यहाँ ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएंगे। चेक करना ये अरेंजमेंट को। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता था तब ये एक नहीं लगता था, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड यहाँ पे कम है तो एक बॉन्ड यहाँ और लग जाएगा। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसिटाइलिन ओजोनाइड, ओके। नाउ दिस लास्ट 2 रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपका टेस्ट करती है। टेस्ट क्या करती है? टेस्ट करती है कि वेदर दिस इज अल्काइन और नॉट। तो ये टेस्टिंग कैसे करते हैं? यहाँ पे हम टेस्ट जो हम करने वाले जो मेथड यूज करेंगे दैट इज कलर, थ्रू कलर। सो हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर कैसा है, वो उसका जो पीपीटी बन रहा है, प्रेसिपिटेट जो बन रहा है वो कैसे कलर का है। उससे हमको पता चल जाता है कि हमारा जो रिएक्टेंट लिए वो अल्काइन है कि नहीं, ठीक। अब देखो कैसे, मान लो हमने लिया यहाँ पे इथाइन, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं देख लो, ये है आपका कॉपर क्लोराइड, ठीक। और साथ साथ में एक और चीज यूज कर रहे हैं दैट इज, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो NH4OH, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 कॉपर। एक कॉपर यहाँ आएगा, एक कॉपर यहाँ आएगा, ट्रिपल बॉन्ड ही रहने वाला है। इसका नाम ध्यान रखना क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली दिया है बुक में। ये हो जाएगा आपका कॉपर, दोनों साइड कॉपर है, कॉपर एसिटिलाइड, कॉपर एसिटिलाइड। सो यहाँ पे ध्यान देना कि जो आपका कॉपर एसिटिलाइड होता है ना, उसका कलर होता है रेड। सो अगर आपको रेड कलर मिल रहा है मतलब समझ जाना है कि ये आपका कैसा है, अल्काइन है। तो जब भी आप कॉपर क्लोराइड यूज कर रहे हो और उसको अल्काइन यानी कि इथाइन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको रेड प्रेसिपिटेट अगर मिल रहा है तो समझ जाना है कि आपने जो रिएक्टेंट लिया है वो क्या है, आपका इथाइन है, ठीक। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, और बन जाएगा NH4, और ये जो 2 Cl यहाँ से निकले वो यहाँ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जो OH2 निकलेंगे वो एक एक हाइड्रोजन के साथ मिला के वो क्या बन जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर। करके देख लेना, रिएक्शन बैलेंस आराम से समझ जाओगे, ठीक है। एक है अगला रिएक्शन, अब कॉपर की जगह मान लो हम सिल्वर यूज करते हैं। सो कॉपर की जगह, ये आपका कॉपर था, सब चीज सेम है, कॉपर की जगह बस सिल्वर आ गया, ठीक है, बाकी सब चीज सेम है। हाँ, क्लोरीन के जगह यहाँ पे NO3 आ गया है, तो ओके बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब CuCl की जगह आपका सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हैं, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। बाकी आपका सेम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 सिल्वर जो है वो एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, दोनों के हाइड्रोजन निकल के ये सब फिर वाटर बनाएंगे। NO3 जो 2 है वो एक यहाँ पे जुड़ेगा NH4 के साथ, सो NH4 NO3, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। सो बाकी तो सब चीज सेम है, बस यहाँ पे आपका HH की जगह क्या जुड़ेंगे, सिल्वर जुड़ेंगे। सो अगर सिल्वर है तो दैट मीन्स इसको बोलेंगे सिल्वर एसिटिलाइड। अब सिल्वर एसिटिलाइड जब बनता है तो कैसा पीपीटी बनता है, ये बनता है व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो ये सब मतलब कलर टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो ये सब टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक ब्राउन टेस्ट आया था पीछे ब्रोमीन का, उसको चेक कर लेना, अल्कीन में मिलेगा आपको। सो टेस्ट याद रखना, कई बार टेस्ट भी आ जाता है पेपर में। इज इट क्लियर? तो ये कलर है, मान लो इसके साथ रिएक्ट करके कैसा कलर बनाएगा, तो ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा बिकॉज इसमें कुछ समझने का है ही नहीं ऐसा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया? सो फाइनली हमने ये बोल सकते हो कि ये जो कई बड़ा चैप्टर जो था भाई, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इसका हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ कर ली। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं करवा पाया हूँ या मैंने स्किप की है, वो है जो आप लोगों को करना है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, एक यूजेस, ये दो चीज़ आप लोगों को करना है। प्लस इस साल आप लोगों के कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के का पोर्शन हट गया है, तो उसके नॉमेनक्लेचर तो चलो मैंने करवा दिए हैं थोड़े थोड़े हद तक, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस है जिसमें जहाँ जहाँ वो आए हैं उसको मैंने अभी नहीं करवाया, ठीक है। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ करवा दी है। एक बार अच्छे से देखोगे आप अपने आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। जिसको जो क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स फिर आज इतना ही रखते हैं, है ना। तो अच्छा लगा भाई। सो नाउ फाइनली 4 शॉट है ना, 4 वीडियो में भाई ये आपका कंप्लीट हुआ है। तो यार आपको पता है लास्ट में क्या होता है, ठीक है। सो इट्स पार्टी टाइम। सो यस स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। अब भाई अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार खुद से करके देख लो, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी नई वीडियो लेके आते हैं बहुत जल्दी, एक नया वर्क छोड़ते हैं, ठीक है। तब तक भाई एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप डूइंग व्हाटएवर यू लव टू डू। ओके, सो बाय, टेक केयर। जय महाकाल।